अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब ठीक ठाक हो? वालेकुम सलाम सर, वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो वालेकुम सलाम। न्यूट्रल ग्राउंडिंग आप लोगों ने, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। न्यूट्रल ग्राउंडिंग ये हमने अभी इस दफ़ा स्टार्ट करना है ना, हमने पढ़ा तो नहीं है, मेरे ख्याल में स्टार्ट नहीं किया। जी सर। ठीक है। तो न्यूट्रल ग्राउंडिंग का बेसिकली ताल्लुक है पावर सिस्टम्स के साथ, जिसे हम अर्थिंग या न्यूट्रल ग्राउंडिंग कहते हैं। तो इसमें हम अब ये इस तरह का आमतौर पर कंसेप्ट है जो इस वक्त पावर सिस्टम में सबसे कम फॉलो होता है। ये हमारे मिल्स में, हमारी हर जगह पे सबसे कम फॉलो किया जाने वाला ये एक सिस्टम है या एक चीज़ है। तो इसमें आपके पास यानी एक तो पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, आपके ओवरऑल पावर सिस्टम को भी प्रोटेक्ट करता है। तो पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट इस केस में कि अगर कोई फॉल्ट आए, तो जैसे कोई यानी ग्राउंड फॉल्ट आता है या कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं, वाइंडिंग इंसुलेशन फेलियर आता है, तो आपका जो करंट है ना वो सर्किट ब्रेकर के थ्रू ग्राउंड हो जाता है। ठीक है, तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करवाता है उसमें। तो इस तरह पावर सिस्टम आपके हार्मफुल इफेक्ट्स से बच जाता है। पावर सिस्टम दिस प्रोटेक्ट्स द पावर सिस्टम फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फॉल्ट। दूसरा जो अर्थिंग है ना इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, वो आपकी सेफ्टी जो है, पर्सन की हैंडलिंग द इक्विपमेंट, वो आपके सेकंड, ये एक जो मेन इसका कंसर्न है। फर्स्ट ये है कि आपका ओवरऑल पावर सिस्टम से बचत होती है। जब भी आप अर्थिंग या न्यूट्रल उसको ग्राउंडिंग प्रोवाइड करते हैं, तो फॉल्टी लाइन को वो यानी थ्रू आप सर्किट ब्रेकर जब उसको ग्राउंड करते हैं, तो फॉल्टी लाइन को वो ओपन करवा देता है, आइसोलेट कर देता है। और सेकंड जो पावर सिस्टम को हार्मफुल इफेक्ट्स है ना फॉल्ट से, उससे ये बचाता है। तो सेकंड ये इंसानों को जो उसके साथ डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट होते हैं उनको बचाता है। तो इंसुलेशन फेलियर में आपके पास डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाइव कंडक्टर के साथ, तो कोई भी पर्सन इन कॉन्टेक्ट होगा इक्विपमेंट के साथ, तो वो जो इक्विपमेंट को किस तरह हम ग्राउंड करते हैं, क्या करते हैं, ये हम आगे देखते हैं, ताकि वो शख्स जो उसके साथ डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट है उसकी बचत हो सके। एक मिनट, ठीक है जी। तो ग्राउंडिंग या अर्थिंग वो प्रोसेस है जिसमें मेटालिक फ्रेम को, नॉन करंट कैरिंग पार्ट, मेटालिक फ्रेम वो पार्ट होता है जिसमें करंट कैरी नहीं होता, जो आउटर केज हो सकता है, तो उसको हम ग्राउंड करने को, अर्थ करने को हम ग्राउंडिंग कहते हैं या अर्थिंग कहते हैं। ठीक है, उसको अर्थ का मतलब है हम सॉइल के अंदर उसको दबाते हैं। अब सॉइल में दबाने की सबसे बड़ी वजह यही है, जो मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई हुई है, हमने काफी दफा मल्टीपल टाइम्स हमने डिस्कस किया हुआ है, कि उसके सबसे बड़ी वजह ये है कि जब भी आप यानी अर्थिंग की या ग्राउंडिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर जो यानी आपने तार है, रिटर्न पाथ है, वो आपने सॉइल के अंदर इस तरह देना होता है रिटर्न पाथ, कि उस रिटर्न पाथ की वजह से जो कॉइल है, इनर कॉइल ऑफ द अर्थ, वो कभी भी हम किसी भी तरीके से उसको चार्ज नहीं कर सकते, उसको फुली चार्ज हम नहीं कर सकते। अब उसको फुली चार्ज ना करने की, ये इसी तरह जिस तरह समुद्र के अंदर बहुत सारी नहरें हैं, सारा पानी गिरता है पूरी दुनिया से, लेकिन वो समुद्र का पानी अप डाउन नहीं होता, उसी तरह अर्थ कोर इतनी बड़ी है जिसको हम चार्ज नहीं कर सकते। जनरेशन से इलेक्ट्रिसिटी चलती है आपके पंखों में या आपके अप्लायंसेस के अंदर घूमती हुई, वो वापस उसने गिरना है कहीं जाके, रिटर्न पाथ है बेसिकली न्यूट्रल। तो रिटर्न पाथ हम सॉइल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग का भी बेसिक यही कंसेप्ट है कि हम अर्थ कर देते हैं ताकि कोई करंट आए अगर प्रॉपर अर्थ हो, तो सारा जो करंट है वो अर्थ में चला जाएगा और इंसान जो उसके साथ इन कांटेक्ट है उसकी बचत हो जाएगी। ये किस तरह होगी, ये हम आगे देख लेते हैं। कि आपका एक स्ट्रेंज, वो कहते हैं स्ट्रेंज बात है कि ग्राउंडिंग जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की, वो आमतौर पर पावर सिस्टम में इतनी ज्यादा नहीं समझी जाती है, हालांकि बहुत अहम ये मौजू है। तो ग्राउंडिंग सिस्टमेटिकली आपकी पावर सिस्टम की लाइन में यानी की जाती है, जिसमें हम एक्सीडेंट्स और इक्विपमेंट को डैमेज होने से हम बचाते हैं। हम दो टाइप की ग्राउंडिंग हमारे पास, इक्विपमेंट है और सिस्टम ग्राउंडिंग है। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग में हमारे पास नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स को, हमने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को अर्थ करना इस तरह कि आपका इंसुलेशन फेलियर के केस में आपकी जो इंक्लोजर है वो आपका ग्राउंड में रहे, अर्थ पोटेंशियल पर रहे, इसको इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कहते हैं। कि आपके नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स को इस तरह अर्थ करना कि आपके इंसुलेशन फेलियर के केस में बजाय उसके अंदर करंट आने के,
वो जो मेटालिक फ्रेम है वो फॉल्ट, वो करंट आपका अर्थ हो जाए, तो दैट इज बेसिकली इक्विपमेंट ग्राउंडिंग। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हमारे मुख्तलिफ तरह के हमारे साथ हमारे पेश नजर होते हैं, जिसमें से हमारे पास डोमेस्टिक भी है और फिर इंडस्ट्रियल मोटर्स भी है। तो कहते हैं कि 230 वोल्ट की जो बेसिक मोटर होती है एक सिंगल फेज, उसके थ्रू हम आपको इलस्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह ये आपकी जो ग्राउंडिंग है वो हमें फायदेमंद होती है हमारे लिए। तो 3 किस्म के सिनेरियोज उसने पेश किए हैं। सबसे पहले अनग्राउंडेड सिस्टम है। अनग्राउंडेड सिस्टम में अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम होता है जिसमें आपकी मोटर शॉर्ट होती है, इंसुलेशन फेल होती है, तो आपके आउटर केज के अंदर, आपके आउटर इंसुलेशन के अंदर वो करंट आ जाएगा। ठीक है, अब उस करंट की जो रेजिस्टेंस है वो जाहिर बात है ड्रॉप होगी। ड्रॉप होने की वजह से आपके पूरा मेटल केज जो है वो उसमें वो करंट आ जाएगा। अब उस मेटल केज में करंट होने की वजह से कोई ऐसा शख्स जो जिसके पाँव जो है वो इंसुलेटेड ना हो, और इंसुलेटेड मतलब इतनी हाई लेवल की रबड़ हो जो उसको बिल्कुल इंसुलेट रखे ग्राउंड तक पहुंचने से, यानी अगर इसके अंदर से करंट ट्रेवल करता है तो वो ग्राउंड में ना जा सके। तो अगर ग्राउंड में वो नंगे पाँव है बिलफर्ज, या फिर कोई ऐसी उसने चप्पल पहनी है जो बहुत ज्यादा इंसुलेटेड नहीं है मटेरियल की, तो उस केस में क्या होगा कि उसमें से करंट फ्लो करेगा और ग्राउंड के अंदर ट्रेवल करता है, इसमें से फिर मोटर में ट्रेवल करेगा। ठीक है, इट विल ट्रेवल फ्रॉम दिस पर्सन टू ग्राउंड, एंड देन वो जो ग्राउंड हो तो वो खुद एक पाथ कंप्लीट हो जाता है ना। ये भी एट ग्राउंड है, मोटर भी हमने एट ग्राउंड की हुई है, तो इसका भी जो रिटर्न पाथ है, न्यूट्रल बेसिकली ग्राउंड ही होता है ना। मोटर को तो हमने ग्राउंड नहीं किया होता, लेकिन जो उसको न्यूट्रल पाथ दे रहे होते हैं, न्यूट्रल पाथ तो ग्राउंड होता है ना। वो कहीं ना कहीं खंभों पे आपने देखा होगा कि एक तार जो खंभे के अंदर जा रही होती है वो बेसिकली न्यूट्रल के लिए होती है ना। तो मोटर को इटसेल्फ न्यूट्रल नहीं किया होता, यानी ये जो आपके घर में लगी है ये तो, सॉरी, इसको तो ग्राउंड नहीं किया होता, लेकिन ये चूंकि न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड होती है, न्यूट्रल ग्राउंड होता है, तो ये इसका वन एंड आप समझ लें ग्राउंड ही होता है। तो अगर कोई शख्स इस तरह उसको कनेक्ट करेगा तो उसके पाँव जो है वो जमीन पे चूंकि टच हो रहे हैं तो वो भी जीरो पोटेंशियल है। ग्राउंड का मतलब जीरो पोटेंशियल है ना बेसिकली, तो जीरो पोटेंशियल है। तो जीरो पोटेंशियल और वर्सेस जो आपका यहाँ पे 220 वोल्ट है, जितने भी वोल्ट आ जाए, 220 वोल्ट जीरो पोटेंशियल और सारे का सारा वोल्टेज इस सेल से लेके पाउंड तक आएगा। उसकी वजह से जो इसकी रेजिस्टेंस, जो भी इसके अंदर आरबी रेजिस्टेंस इंसान के अंदर मौजूद है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से उसके क्रॉस वोल्टेज डेवलप होगी, करंट फ्लो करेगा, और ये यानी आपकी जो कह लें कि करंट पाथ है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से वो फ्लो करेगा, जिसकी वजह से झटका को प्रॉब्लम जो हो सकता है वो ये नहीं आता है। अगर वो आदि कहता है स्मॉल है, ठीक है, तो लीकेज करंट थ्रू द पर्सन कुड बी हाईली डेंजरस, और एज अ रिजल्ट पर्सन वुड गेट severe इलेक्ट्रिक शॉक व्हिच मे बी fatal. Therefore सिस्टम इज अनसेफ। तो ये सिस्टम जो है ये अनसेफ है। वो कहता है कि आपके आमतौर पे जो 5 मिली एम्पेयर से कम करंट्स होते हैं वो आमतौर पे डेंजरस तस्वुर नहीं किए जाते, लेकिन 5 मिली एम्पेयर से कम करंट, 10 मिली एम्पेयर और 20 मिली एम्पेयर के करंट डेंजरस होते हैं, क्योंकि उससे जो है आपका विक्टिम वो मस्कुलर कंट्रोल लूज कर देता है। मतलब आपको अपने मसल्स पे ताकत नहीं रहती। आप अपने, जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मैं इससे झटका मार के इसे खींच लूं, लेकिन आपके मसल्स आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। 10 मिली एम्पेयर और 20 मिली, यानी 10 मिली एम्पेयर 20 मिली एम्पेयर के दरमियान ये करंट बेसिकली डेंजरस है। ये करंट बेसिकली डेंजरस है। तो जो ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस है वो दो, इट इज टेकन बिटवीन टू हैंड्स, ठीक है, बिटवीन वन हैंड एंड लेग रेंजेस फ्रॉम 500 से 50 किलो ओम तक। तो 500 ओम से 50 किलो ओम का क्या मतलब है कि इस ये रेंज है जिसमें आपकी जो ह्यूमन बॉडी की रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है। अगर उसको 20 किलो ओम ले लिया जाए ऑन एवरेज, तो 230 वोल्ट की लाइन को हम कह सकते हैं कि वो 230 वोल्ट की लाइन के साथ जब भी इन कांटेक्ट आएगा तो इट कैन बी फैटल। कैसे? क्योंकि जितना करंट उसमें से फ्लो करेगा, अगर आपके पास दो क्वांटिटीज मौजूद हैं, एक आपके पास वोल्टेज मौजूद है, एक आपके पास रेजिस्टेंस मौजूद है 230 वोल्ट और रेजिस्टेंस 20 किलो ओम। अगर इंसानी जिस्म की रेजिस्टेंस 20 किलो ओम मान ली जाए, जो कि 500 से लेके 50 किलो ओम तक रेंज करती है, डिफरेंट रेंज है, हाइट की वजह से, जिस्म की बल्कि होने की वजह से, फिर जगह की वजह से कि किस जगह पे आप वहां पे मौजूद हैं, ठीक है। तो हैंड टू हैंड, हैंड टू लेग, फ्रॉम वन हैंड टू अनदर लेग, ठीक है, राइट हैंड लेफ्ट लेग, राइट हैंड राइट लेग, तो इस तरह की जितनी भी हैं ये
वेरी करती हैं। तो इफ रेजिस्टेंस को 20 किलो ओम ऑन एवरेज ले लिया जाए तो आप पोटेंशियली फैटल क्यों हो सकते हैं। हमने बात की थी कि 5 मिली एम्पियर या उससे कम पे डेंजरस नहीं होते, लेकिन 10 मिली एम्पियर और 20 मिली एम्पियर के दरमियान इंसान अपना मस्कुलर कंट्रोल खो जाता है। तो आइए आप देखिए, अगर 20 किलो ओम ऑन एवरेज लिया जाए तो इसका मतलब है 220 वोल्ट पे जो भी एक आम इंसान उसको टच करेगा तो 11.5 मिली एम्पियर उसमें से फ्लो करेगा, जो फेटल रेंज में है, जो डेंजरस रेंज के अंदर एग्जिस्ट करता है। जी मूसा, क्या क्वेश्चन है आपका। सर ये मोटर और केज की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना हम। नहीं, हम इंसान की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। सर उस पे पीछे बताया आपने कि इसकी रेजिस्टेंस मोटर और केज के दरमियान में आ रही जो है वो कम है होती है, RE है, हाँ जी। ज्यादा यानी अगर वो कम हो, ज्यादा शॉक लगेगी। मतलब अगर जितनी कम होगी ना, देखिए उतना इजीली वो यहाँ पे ट्रेवल करेगा। जितनी जी कम होगी रेजिस्टेंस मोटर की, इंसुलेशन की और आउटर केज की, जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना ही शॉक स्फीयर होगा। जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो वो तो यहाँ पे यूज होता जाएगा ना, करंट कम फ्लो करेगा, यहाँ पे उसकी बॉडी में करंट कम पहुंचेगा। ठीक है सर। समझ गए बात को। जी सर। ठीक है। तो सेकंड हमारे पास है इंक्लोजर कनेक्टेड टू न्यूट्रल वायर। तो ये इस तरह लगता है कि हम उसको इजीली, इस तरह एक फीलिंग आती है कि यार हम अगर इसको ग्राउंड कर दें, अगर इसको हम ग्राउंड कर दें फिर तो हमारा मसला खत्म हो सकता है। एक किस्म का ना बंदा, यानी जहन में आता है क्वेश्चन कि अगर हम इसको सिंपली ग्राउंड कर दें, ग्राउंड का मतलब है कि इसको हम इसके आउटर पार्ट को भी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर दें। न्यूट्रल ग्राउंड है ना बेसिकली, तो जिस तरह इसका फेज ज्यादा है हम इसके आउटर पार्ट को भी न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम आउटर पार्ट को न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे आमतौर पर स्विचेस में आप देखते होंगे कि स्विचेस में हमारे पास सिंगल फेज में आमतौर पे ऑप्शन होती है कि हम इस लाइन में भी लगा सकते हैं और न्यूट्रल में भी लगा सकते हैं। आपने किसी भी तरह पाथ को तोड़ना होता है तो स्विच जरूरी नहीं है हम लाइन के अंदर ही लगाएं, हम स्विच न्यूट्रल पे भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट सर्किट्स डिफरेंट वो फॉलो करते हैं क्योंकि इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है ना। तो इस केस में अगर आप बिलफर्ज इस तरह आप, यानी फर्स्ट ये आपको वो जो 26.2 फिगर है, तो लीकेज करंट आपका जो है वो मोटर में से पास करेगा। ठीक है। तो यस सर। इसमें इस केस में आपका जो लीकेज करंट है वो न्यूट्रल में से पास करेगा और आपका जो इंक्लोजर है या आउटर सरफेस है, केज है, ये आपका अर्थ पोटेंशियल पे देगा, जिसकी वजह से आपके जो ऑपरेटर है उसको कोई इलेक्ट्रिक, किसी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, यानी उसको कोई किसी किस्म की करंट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बिलफर्ज कि न्यूट्रल वायर आपकी एक्सीडेंटली ओपन हो जाती है, ठीक है, या फॉल्टी इंस्टॉलेशन की वजह से स्विच को हम न्यूट्रल पे लगा देते हैं लाइव वायर की बजाय। जाहिर बात है आमतौर पे तो फॉलो प्रोटोकॉल्स में तो यही है कि हमने लाइन पे करना है, लेकिन अगर हम न्यूट्रल पे लगा देते हैं, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो इसलिए सच नहीं होते, क्योंकि स्विच आप लाइन पे भी लगा सकते हैं, आप न्यूट्रल पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने जस्ट ये करना होता है कि सर्किट ब्रेक हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे लगा दें तो फिर क्या होगा कि मोटर को तो हम चला भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मोटर को ऑफ भी कर दें तो इस, यानी इस प्रॉब्लम की वजह से ये हमेशा जो है इसके साथ, यानी यू कैन से कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट आता है, तो इसके अंदर फॉल्ट तो फिर भी आ रहा है। अगर मोटर ऑफ है, यहाँ पे न्यूट्रल पे स्विच लगा के आपने ऑफ कर दिया, यहाँ से काट दिया, ये तो कनेक्टेड है ना मोटर के साथ, फेज तो कनेक्टेड है। तो फेज कनेक्शन की वजह से आपका जो फॉल्ट आया है वो तो फिर भी करंट इसके अंदर लेके आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमने इसको ग्राउंड किया भी हुआ है तो ग्राउंड से पहले भी यहाँ तक तो फेज आ रहा है, यहाँ तक तो फेज पहुंच रहा है, यहाँ से ग्राउंड हो रहा है ना। ठीक है। तो उसकी वजह से आपके जो ऑपरेटर है उसको फिर भी करंट लग सकता है। जैसे ये इसने एग्जांपल दी हुई है, जैसे फर्स्ट उसने न्यूट्रल पे लगा दिया है, स्विच सीरीज में लगा देते हैं न्यूट्रल के आपकी लाइव वायर की बजाय। अब सीरीज में लगा दिया तो मोटर कैन स्टिल बी टर्न ऑन एंड ऑफ, मोटर को हम ऑन भी कर सकते हैं ऑफ भी कर सकते हैं। इफ समवन टच द इनक्लोजर while the motor is off, he would receive a severe electric shock. It is because the motor is off. Potential rises to that of the live wire conductor. Okay? तो क्लियर हो गया ये। फिर थर्ड हमारे पास है कि ग्राउंड वायर कनेक्टेड टू द इनक्लोजर। अब क्या उसने किया कि बजाय इस न्यूट्रल के उसने यहां से ग्राउंड वायर उठाई है, उसको डायरेक्ट उसने ग्राउंड या अर्थ के साथ कनेक्ट किया, बजाय उसने न्यूट्रल के साथ। उसने कहा न्यूट्रल को नहीं, उसने डायरेक्ट अर्थ के साथ कनेक्ट करो।
अब ये अर्थ के साथ कनेक्ट करने का क्या फायदा हुआ, अब कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे हो, ठीक है, इसमें लेकिन एक वायर थोड़ी लगेगी, लेकिन उसको अर्थ करने का फायदा ये हुआ कि आपके पास अगर आप लाइन में लगाएं या न्यूट्रल में लगाएं, इन एनी केस ये आपका अर्थ पोटेंशियल पे कंटिन्यूसली रहेगा। ठीक है, या आप ये देखिए ना, यहाँ से तो अर्थ कनेक्शन ही उसका मिसिंग हो गया। आपने इसको अर्थ पोटेंशियल पे किया था, लेकिन अर्थ पोटेंशियल में न्यूट्रल चूंकि आपने ओपन कर दिया, ओपन पोजीशन में था, ये ओपन करने की वजह से आपका जो यानी सिस्टम है, ओवरऑल आपका जो ओवरऑल केज है, आउटर सरफेस है, वो आपका न्यूट्रल पोटेंशियल पे रहा। लेकिन न्यूट्रल पोटेंशियल पे रहने की वजह से, ये स्विच ओपन होने की वजह से ये न्यूट्रल पोटेंशियली यानी जीरो पे नहीं हुआ, ये कह लें कि आप ये फेज में आ गए। जब भी इसका लाइन इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, जबकि ये न्यूट्रल हमने किया था, तो वो तो स्विच ओपन होने की वजह से ये कट ऑफ हो गया, तो ये तो ग्राउंड हो ही नहीं सकता। ठीक है, अर्थ पोटेंशियल पे रह नहीं सकता, तो हमने फिर इसको एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन के थ्रू परमानेंटली ग्राउंड कर दिया, ताकि किसी भी केस में आपका ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी, क्लियर? जी सर। तो इस केस में अगर कोई भी कहीं भी इंस्टॉल्ड स्विच न्यूट्रल में हो या लाइन में हो, तो आपका फेज जो है वो कनेक्टेड रहे या ना रहे, आपका जो पूरा केज है वो ग्राउंडेड में होगा। तो ये बेसिकली उसके लिए एक इजी पाथ है, लो रेजिस्टेंस पाथ है। आपकी जो इंसान के अंदर रेजिस्टेंस है वो आरबी है। अब ये कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब इसके अंदर करंट है, इसके अंदर करंट मौजूद है, तो इंसान भी तो उसको क्लिक टच कर रहा है ना, और ये वायर भी टच कर रही है, तो इसका मतलब पूरे एनक्लोजर के अंदर करंट तो मौजूद है। हाँ जी मौजूद है, लेकिन ये जो करंट पूरे एनक्लोजर के अंदर, हाँ जी मौजूद है, उसकी रेजिस्टेंस है कोई ना कोई, जैसे उसकी रेजिस्टेंस है आरबी, तो आरबी रेजिस्टेंस कोई ना कोई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसे, तो उस रेजिस्टेंस के ऑफर होने की वजह से उसके लिए लो रेजिस्टेंस पाथ ये वाला है। ओके, जी सर। सिस्टम ग्राउंडिंग, आपके इलेक्ट्रिक पार्ट ऑफ पावर सिस्टम को अर्थ करने को सिस्टम ग्राउंडिंग कहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस आपको क्लियर हो। इक्विपमेंट ग्राउंडिंग है, इक्विपमेंट ग्राउंडिंग के अंदर आपके नॉन करंट कैरिंग मेटल पार्ट्स को ग्राउंड करने को इक्विपमेंट ग्राउंडिंग कहते हैं, जबकि सिस्टम ग्राउंडेड है जिसमें इलेक्ट्रिक पार्ट्स ऑफ द पावर सिस्टम को ग्राउंड करने को हम सिस्टम ग्राउंडिंग कहते हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है इसकी पावर सिस्टम में, क्योंकि पावर स्कीम्स, प्रॉपर स्कीम्स ऑफ द सिस्टम ग्राउंडिंग वी कैन अचीव बाय मेनी एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है, रिलायबिलिटी क्या है, सेफ्टी क्या है, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आपके पास ये एक सिस्टम है जो एक किस्म की 11 kV की लाइन है, और साथ उसके एक न्यूट्रल है, उसके साथ फ्यूज कनेक्टेड है, फ्यूज के साथ ये आपका ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो आपकी 11 kV को लेके 230 में कन्वर्ट करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर 11 kV आ रही है, और न्यूट्रल के थ्रू ये आप उसको सप्लाई कर रहे हैं, जो भी उसको दे रहे हैं, फिर 230 वोल्ट आपको इस साइड पे मिल रहे हैं। अगर आपकी सेकेंडरी अनग्राउंडेड हो, तो ऐसा लगता है कि आपकी सेकेंडरी का मतलब है इसको अगर, हाँ, तो ऐसा लगता है कि मे बी यानी जो इंसान है वो चूंकि ग्राउंडेड है प्रॉपर, ये सारा कुछ इसमें सिस्टम मौजूद है, तो ऐसा लगता है कि आपके सेकेंडरी को टच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड रिटर्न नहीं है। जबकि अगर इस फिगर को आप गौर से देखें, तो कैपेसिटेंस इफेक्ट भी है C1 और C2। ठीक है, C1 इफेक्ट है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी में, और C2 इफेक्ट है फ्रॉम दिस सेकेंडरी टू ग्राउंड, यानी C1 इफेक्ट भी है और C2 इफेक्ट भी है। तो इस कैपेसिटेंस कपलिंग की वजह से एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी लाइंस में और ग्राउंड में, तो उसकी वजह से जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड है C1 और C2 का, इट मे बी एज हाई एज 20% और 40% ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज। यू कैन इमेजिन कि 20 और 40% ऑफ दी आपकी जो प्राइमरी वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड C1 और C2 कंबाइनली, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये देखें, इट कैन बी एज हाई एज 20 to 40% ऑफ द प्राइमरी वोल्टेज। तो प्राइमरी वोल्टेज का 20 to 40% हो सकता है। अगर यानी उसमें से कोई बंदा इसको टच करता है, तो ये इस फिगर को आप देखेंगे, अगर कोई बंदा उसको टच करता है तो उसके अंदर से कैपेसिटिव करंट फ्लो करने के चांसेस हैं, तो उसकी बॉडी जो है इट कुड बी डेंजरस। हालांकि आपके स्मॉल इवन इन द केस ऑफ स्मॉल ट्रांसफार्मर्स, फॉर एग्जांपल इफ IC इज ओनली 20 मिलीएम्पियर, पर्सन मे गेट अ फेटल इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, 20 मिलीएम्पियर भी हो तो एक अच्छा खासा यानी उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है। इफ द सेकेंडरी करंट इज ग्राउंडेड,
कैपेसिटिव कपलिंग ऑलमोस्ट रिड्यूसेस जीरो। ये अब किस तरह होगा, अगर उसको हम ग्राउंड करेंगे तो कैपेसिटिव करंट आपकी कपलिंग जो है यानी C1 C2 कपलिंग जो है इट विल रिजल्ट टू जीरो, और कैपेसिटिव करंट जो है आपके यानी उसके अंदर फिर वो फ्लो नहीं करेंगे और आपका जो शख्स है इन कॉन्टेक्ट वो उसको कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इसकी वजह से हम ये यानी देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है कि अगर हम इसको ग्राउंड कर देते हैं सेकेंडरी को किसी भी तरह, तो अगर ग्राउंड करने की वजह से उसमें से अगर करंट गुजरेगा भी तो इट कैन बी इजीली ग्राउंडेड, इट ही विल नॉट फील और ये सब्जेक्टेड टू एनी फैटल शॉक। हाँ जी प्लीज, कोई क्वेश्चन? मैं कह रहा हूँ इनकी प्रॉपर तरह समझ नहीं लगी इसकी, इन दोनों देखिए आपके इमेज पास 11 kV है ना, ये आपके पास एक यानी आपके पास फर्ज करें कोई भी एक इस तरह का ट्रांसफार्मर है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी में हमें लगता है कि जो सेकंड पार्ट है इसमें चूंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी लिखी भी हुई है इफ द सेकेंडरी करंट्स आर अनग्राउंडेड, ऐसा लगता है कि जो इंसान है वो सेकेंडरी कंडक्टर को आसानी से टच कर देता है क्योंकि आपके पास ग्राउंड रिटर्न नहीं है। सेकेंडरी में आमतौर पर ग्राउंड रिटर्न नहीं ना हो ना, तो हमें लगता है कि चूंकि ग्राउंड रिटर्न नहीं, जैसे हम कहते हैं हम आसानी से तार को, जो तारें हमारी ओवरहेड जा रही हैं उनको हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं क्योंकि जब रिटर्न है ही नहीं। लेकिन हम कहते हैं ना कि जैसे परिंदे ऊपर आके बैठ जाते हैं, जी सर। तो उस केस में असल कहानी उसकी ग्राउंड की वजह से नहीं है, असल कहानी उसकी है कि कैपेसिटिव करंट्स की वजह से, कि हमारे पास जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फील्ड के साथ डील करते हैं तो कैपेसिटेंस हमेशा मौजूद होती है, क्योंकि जो फील्ड एनवायरनमेंट होती है ना डाइलेक्ट्रिक, उसके अंदर कैपेसिटेंस C1 और ये C2 का भी आपको याद होगा ट्रांसमिशन लाइंस में भी पढ़ाया जाता है कैपेसिटेंस का इफेक्ट जो ट्रांसमिशन लाइंस में और फ्रॉम लाइन टू ग्राउंड। तो कैपेसिटेंस इफेक्ट लाइन टू ग्राउंड भी है, कैपेसिटेंस इफेक्ट फ्रॉम प्राइमरी और सेकेंडरी भी है। तो दीज टू कैपेसिटेंस इफेक्ट्स आर बेसिकली, ये क्या हो रहा है कि ये आपस में कपल कर रहे हैं, कपलिंग एक किस्म की हो रही है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इसको टच करेगा तो हाँ जो 230 वोल्ट है वो मे बी ग्राउंड ना होने की वजह से, ग्राउंड रिटर्न ना होने की वजह से शायद उसकी वजह से करंट ना लगे, लेकिन करंट किसकी वजह से लगेगा? इन कैपेसिटिव करंट की वजह से। ये कैपेसिटिव करंट की वजह से जो करंट लगेगा, जैसे 20 मिली एम्पियर फॉर एग्जांपल है, तो पर्सन में गेट अ फेटल इलेक्ट्रिक शॉक। तो आईसी अगर 20 मिली एम्पियर भी हो, हालांकि ये कितना हाई हो सकता है वो बता रहा है कि C1 और C2, C1 जो प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान है, C2 जो सेकेंडरी और ग्राउंड के दरमियान है। तो ये C1 और C2 कितने हाई हो सकते हैं? ये 20 to 40% प्राइमरी वोल्टेज के बराबर, 20 to 40% 11 kV का देख लें, 11,000 का 20% तकरीबन 220 बनता है, ठीक है, और 40% 440 बनता है, इतना ही बनता है ना? नहीं, 11,000 का 20% बनता है इसका 2,000, 2 kV और 4 kV, यानी 2 kV और 4 kV के दरमियान आप अंदाजा करेंगे, यानी दे कैन कैपेसिटिव करंट इतना हाई हो सकता है। और अगर 20 मिली एम्पेयर भी हो तो हमने जो पहले देखा है कि 20 मिली एम्पेयर जो है रेजिस्टेंस वो इंसानी जिस्म के लिए फैटल है। ओके क्लियर? जी सर। गुड। नाउ लेट अस टर्न टू मूव अवर सिचुएशन। अब ज्यादा सीधे सिचुएशन की तरफ कहता मूव होते हैं। अब वो सिचुएशन क्या है कि 26.1 शोज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो कि लाइन के साथ कनेक्टेड है। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, बिलफर्ज कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है, एक तो ये था कि इंसान उसको डायरेक्ट टच करे, सेकंड कोई ऐसा फॉल्ट आ जाता है, कोई ऐसा दरख्त गिरता है, कोई ऐसा कंडक्टर गिरता है जो इन दोनों को शॉर्ट कर देता है। इनके शॉर्ट होने की वजह से अब अगर ये दोनों शॉर्ट हो जाते हैं तो कितना हैवी करंट फ्लो करेगा? अगर डायरेक्ट शॉर्ट हो जाए आपस में तो कितना हैवी करंट फ्लो करेगा? तो अगर ग्राउंडेड नहीं है, अगर सेकेंडरी ग्राउंडेड नहीं है तो आप देखेंगे इसके शॉर्ट होने की वजह से एक हैवी करंट फ्लो होगा और वाइंडिंग्स के जलने का खतरा है उस हैवी करंट की वजह से। जबकि अगर ग्राउंडेड है और कोई प्रॉब्लम आता है तो ये देखें, यू कैन जस्ट सी कि वो इसमें से फ्लो करेगा, वाइंडिंग में से स्पून से ग्राउंड में चला जाएगा और न्यूट्रल से पास कर जाएगा। तो इसकी वजह से आपकी ना सिर्फ इंसान अगर कोई इन कांटेक्ट है उसकी बचत होती है, बल्कि अगर दरमियान में कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई फॉल्ट आ जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उस केस में भी ग्राउंडिंग बहुत इफेक्टिव साबित होती है। तो वाइंडिंग कहते हैं ज्यादा सीधे सिचुएशन की तरफ आते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कनेक्टेड लाइन दिस सेकेंडरी करंट्स कंडक्टर्स आर अनग्राउंडेड, सपोज हाई वोल्टेज लाइन टचेस द 230 वोल्ट एज शोन इन फिगर। अब वो
टचेस का मतलब यही है, कोई शॉर्ट सर्किट किसी भी वजह से हो, टूट के हो जाए, किसी भी तरीके से आपस में ये डायरेक्ट हो जाए, इन कांटेक्ट आ जाए। तो हाई वोल्टेज लाइन touches this could be caused by an internal fault in the transformer or by a branch or tree falling across the 11 kV। वो कहता है इसकी वजह से कोई भी हो सकती है, आपके इंटरनल कोई फॉल्ट भी हो सकता है, या फिर 11 kV और 230 वोल्ट की लाइंस जो है आपस में डायरेक्ट हो जाए, किसी भी तरह टच हो जाए। तो ये बहुत इसकी वजह से इन सिचुएशन में एक काफी हाई करंट, एक हाई वोल्टेज इंपोज हो जाएगी सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी जो डिजाइन है आपकी 220 को हैंडल करने के लिए डिजाइन है, जो 230 इंसुलेशन को इमीडिएटली पंक्चर कर देगी, मैसिव फ्लैश ओवर। ये फ्लैश ओवर कैन बी एनीवेयर ऑन द सेकेंडरी नेटवर्क, पॉसिबली इनसाइड अ होम और फैक्ट्री। Therefore, ungrounded secondary is a potential fire hazard and may produce grave accidents under abnormal conditions। ठीक है, तो अगर हम उसको ग्राउंड कर दें जैसे इसमें शो किया हुआ है, तो एक्सीडेंटल कंटेक्ट बिकम यानी प्रोड्यूसेस अ डेड शॉट, contact between a leg produces a dead short। The short circuit current follows the dotted path, जैसे उसने शो किया हुआ है, और फिर लार्ज करंट ब्लो द फ्यूज ऑन द 11 kV। 11 kV साइड पे जितना भी फ्यूज होगा उसको ब्लो आउट कर देगा, क्योंकि इस केस में तो आपके पास एक किस्म का फॉल्ट ट्रेवल ही नहीं ना कर रहा, वो तो फॉल्ट इसके अंदर ट्रेवल कर गया, उसके पास तो रिटर्न पाथ ही नहीं आया। इस केस में तो रिटर्न पाथ ही नहीं आया। एक मिनट जाना, इसको ना मीटिंग काइंडली दोबारा ज्वाइन कर ले, मैं वो बैटरी लो है, उतनी देर में बैटरी को देख लेता हूँ। अब मीटिंग काइंडली दोबारा ज्वाइन करूँ।